अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में मुनक़िदा तक़रीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल पेश की। इस मौके पर सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, वफाकी काबीना समेत गैर मुल्की एम्बेसडर्स और सिविल और अस्करी हुकाम भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात को सराहा, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की सलामती हर सूरत यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करने के अज़म का इआदा करते हुए कहा कि इंतशार और खौफ की फ़िज़ा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को कौमी अज़म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मजीद कहा कि खुजदार में सिफाकी भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई और इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं वाला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुख्ती साहब। बुख्ती साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप और मैं एक ही तकरीब से आए और माजरत हम रूट में फंस गए थे तो थोड़ा सा लेट, मैं इसलिए ऑन एयर माजरत करना चाह रहा हूँ आपसे। सरफराज बुख्ती साहब, दिल खराश वाक़या जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। देखिए, जो वैसे तो हम जवानों के ताबूत तो उठा रहे हैं, लेकिन ये नन्हे ताबूत जो हैं वो उनसे भारी होते हैं। आदिल, आपका बेहद शुक्रिया। यकीन करें कि बड़े दुख के साथ और बड़े दर्द के साथ मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि जो दर्दनाक वाक़या हुआ है जी, और जिस तरीके से इन मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और हमें जब इंडियन सुबकी हुई उस तकब्बुर का, वो तकब्बुर जब खाक में मिला तो हमें पूरी तरीके से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि बलूचिस्तान में उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं और वो कुछ ना कुछ करना चाहती है। उसमें पशीन में एक दिन पहले मेरा जलसा था, उसके लिए थ्रेट्स थी, लेकिन हमने जलसा कैंसिल नहीं किया और बड़ा एक शानदार जलसा किया हमने वहाँ पर जाकर। उसके बाद हमें ये तवक्को नहीं थी कि बच्चों तक आ जाएंगे, मासूम बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, और उनको मारने वाले वो जो मैं कहता हूँ वहशी दरिंदे हैं। उनके लिए कोई पाकिस्तानी सोसाइटी में जगह नहीं है। और बहैसियत बलोच मैं आपको बता दूं कि ये अब बलोच कहलाने के लायक नहीं है, दहशतगर्द हैं। और इन्होंने जो दहशतगर्दी और बर्बरियत का मुजाहरा किया, मैं समझता हूं कि इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर कहीं पर भी नहीं है। अच्छा बुख्ती साहब, अभी तक क्या कुछ ट्रेस हुआ कि यही जो बारबैरिक और बर्बरियत से भरे BLA के दहशतगर्द थे या खवारिज थे, TTP वाले थे, क्या अभी तक? देखिए, इससे फ़र्क क्या पड़ता है आदिल, चाहे वो खवारिज हों, चाहे ये फितना हिंदुस्तान हो, इनको ये सब फितरों की नानी एक है। ये सब रॉ फंडेड लश्कर है। मैं फ्रॉम द डे फर्स्ट ये कह रहा हूँ, ये आज की बात तो नहीं है जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये रॉ फंडेड लश्कर हैं। ये कोई हकूक़ की जंग नहीं है, ये कोई राइट्स की जंग नहीं है, ये जो है प्योरली टेररिज्म है, प्रॉक्सी है इंडियन रॉ की। और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। और अक्सर हमने ये देखा है, और मुझे इस दफ़ा भी ये फियर है, ये करते क्या है कि जब इस तरह का वाक़या करते हैं तो बसा औकात इसकी ऑनरशिप भी नहीं लेते और डिनाइल पे भी चले जाते हैं। बिकॉज जैसे हमारे यहाँ पास में हमारे एक डिप्टी कमिश्नर थे जाकिर, उनको शहीद किया और फिर BLA ने हमें पता था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कौन कौन उसमें था, और उसमें बाद में उनमें से एक आध जानो मसल भी हुआ, तो उन्होंने कबूल करने से इनकार किया बिकॉज पब्लिक सेंटिमेंट्स। तो अब मुझे लगता है कि ये इस दफ़ा भी हमारे साथ ये करेंगे, बट पूरी कौम को पता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता है, और मैं एक ज़िम्मेदार हैसियत से आपको ये बात बताऊँ कि ये बर्बरियत के पीछे यही रॉ फंडेड लश्कर है और यही फितना हिंदुस्तान है जो ये सारा काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ऐवान सदर में जो तकरीब हुई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एजाज़ से नवाजा गया और वहाँ पर मिलिट्री क़यादत से जो गुफ्तगू हमारी हुई, ये इस पर भी गुफ्तगू हुई। जब पूछा गया कि अब बच्चों को वो मारना शुरू हो गए, तो जवाब ये मिला क़यादत की जानिब से कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उनको मिसाइल हिट कर रहे होंगे।
इसका मतलब कि टारगेटेड जो ऑपरेशन है और वो है वो शुरू हो चुका है वहाँ पर और हो रहा है। देखिए, स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशंस की बलूचिस्तान में ज़रूरत है। कोई लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। मिलिट्री तो हम यूज़ करते थे, औकात ही नहीं है जी। और मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, ज़रा आदिल इसको अंडरस्टैंड करें इस लड़ाई को, कि जिसके जोर पे, जिसके एमा पे ये लोग लड़ रहे थे, उसे अपनी हालत देख ली है। तो आज बहैसियत बलोच आपने एक लाहासिल जंग में बलोच को डाल दिया है, और जिससे हासिल कुछ नहीं होना है सवाए कुछ तो खून के। जैसे कि आपने तुर्किया में देखा है कि जो कुर्द तहरीक थी उसका अंजाम क्या हुआ। आफ्टर सो मेनी किलिंग्स, एंड ऑफ द डे स्टेट के सामने उनको सरेंडर करना पड़ा। तो इनका अंजाम भी यही है। अब लेटर और सूनर होना तो यही है, लेकिन अब मासूम लोगों का कत्ल गारत उन्होंने जो जारी किया हुआ है, और मुझे कभी यकीन है कि ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी का ऑपरेशन हो रहे होंगे या जो प्लान है वो डिस्क्लोज़ करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। लेकिन मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैं आज आपकी तौसत से पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, पूरा 1.5 साल ये लोग सड़कें बंद करके बैठे होते थे। ज़रा बात होती थी बलूचिस्तान की नेशनल हाईवेज़ बंद होती थी। हमने ये फैसला किया कि आज के बाद सड़क बंद नहीं होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब आपकी नेशनल हाईवे बंद नहीं होती। मैं आपकी तौसत से पाकिस्तान के लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अमन लौटेगा, ये अमन मुकम्मल तौर पे लौटेगा। हम अमन की तरफ चल पड़े हैं और ये इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल अमन जो है। और मैं मुफ्ती साहब एक दफ़ा फिर जो कन्वर्सेशन हुई, चूँकि क़यादत सारी वहीं पे थी, तो और इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, तो जवाब ये मिला कि जब इंडिया ने अटैक किया तो हमने एक बात की थी कि जब हमारा जवाब आएगा तो दुनिया देखेगी। और उसी कॉन्टेक्स्ट में कि बलूचिस्तान में जो हुआ, हमारा जवाब इस वक्त जारी है, जब वो आएगा तो वो दुनिया देखेगी। देखिए, एक रिजॉल्व नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मुकम्मल रिजॉल्व है, मुकम्मल रिजॉल्व है। स्ट्रेटजीज़ के इशूज़ ज़रूर हो सकते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस से जिससे आप गुजर होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही होती हैं, पता नहीं है दोस्त और दुश्मन का, तो ये सारे रीजंस हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन उसमें चेंजेस आ सकते हैं और वक्त के साथ आते रहते हैं। रिजॉल्व में तो मैं आपको बड़ा खुल के बता रहा हूँ कि मेरी जब जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल से, मैंने उनके रिजॉल्व में, उनके फर्मनेस में इतना सा भी वो नहीं देखा है कि इनके खिलाफ कोई बंदा कहता है ना कि रिजॉल्व नहीं है। मुकम्मल रिजॉल्व, और नीचे ट्रूप्स में इसी तरह ग्राउंड लेवल पे और बच्चों तक जब बात आ गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई रिजॉल्व का इशू है। हाँ, ये इशू हमें फ्रॉम द डे फर्स्ट आपसे मुराद इंटेलिजेंसिया से, मीडिया से एक ना लेजिटिमेसी देते हैं इस जंग को, इस वायलेंस को। कोई राइट्स की बात करता है, कोई बैठे बैठे कहते हैं जो वो 70 साल से रियासत ने क्या किया, रियासत ने क्या 70 साल में रियासत ने गुनाह कर लिए? क्या पाकिस्तान की क्रिएशन इसलिए की गई थी कि आप जहां अगर अंडर डेवलप होंगे तो वहां पर वायलेंस करेंगे? तो क्या जनूबी पंजाब के लोग जाके गुजरांवाला के लोग मारना शुरू कर दें? तो ये अंडर डेवलपमेंट, ये अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट सिर्फ पाकिस्तान का मसला थोड़ी है। लेकिन हमने क्योंकि इसको और इस प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, कसूर आपका नहीं है। 30 साल तक यहाँ पर जो नैरेटिव दिया जाता रहा, पाकिस्तान की जो खूबसूरत स्टोरी थी, देयर वाज नो स्टोरी टेलर। अब जब स्टोरी टेलिंग शुरू हुई है और पाकिस्तान की बात चल रही है, बयानिया आ रहा है, तो उस बयानिया को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान आज रिजॉल्व के साथ खड़ा है। ये जो आप ऑडियंस की बात कर रहे हैं, जो अब आप जो काम कर रहे हैं, और मैं इस बात का मतलब 2-3 जो मेरे दोस्त अभी कोयटा से होके आए हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया, मैं आज ऑन एयर बता रहा हूँ कि वो शाहराहें जो हैं रात को 11:30-12 बजे एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहे थे। उन्होंने कहा था अब वो वाला कोयटा नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मुझे कहा मैं कोयटा में हूँ, और मैंने कहा भाई ज़रा ख्याल, उन्होंने कहा यार ये वो वाला कोयटा अब रहा नहीं है। तो क्रेडिट गोज़ टू यू। लेकिन क्या बलोच जो जवान है उसको ये रियलाइजेशन है, वो आपका ये वाला मैसेज जो है उसे समझ में आ रही है? अब देखिए, ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट है। उसको जिस तरीके से पिछले कई सालों के साथ पोल्यूट किया गया है, पिछले कई सालों में, और डिफरेंट स्टोरीज के झूठ बोलकर उसमें अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट को एक्सप्लॉइट किया गया है, उसमें रिसोर्सेज की बात की गई है, उसको एक्सप्लॉइट करने की बात की गई है। वो नौजवान और फिर बैड गवर्नेंस की ऐसी ऐसी एग्जाम्पल सेट हुई हैं फॉर लास्ट मैनी ईयर्स कि उसकी वजह से जो नौजवान है, लेट मी बी ऑनेस्ट विद द पाकिस्तानी नेशन,
कि वो डिसइंटीग्रेटेड फील करता है। अब वो डिसइंटीग्रेटेड फील करता है, उसको वापस अपने पास लाना है। उसका सोल्यूशन क्या है? करप्शन रोकनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन रुक रही है। हम मेरिटोक्रेसी पे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान में मेरिटोक्रेसी पे ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो गई। फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान में जो आपका 200 बिलियन रुपीस है उसकी स्पेंडिंग शुरू हो गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं लाइव विद आदिल शाहज़ेब के। ब्रेक के बाद उनसे ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए। बुख्ती साहब जारी रखिए, अभी ब्रेक आ गई थी दरमियान में। तो देखिए, वो जो नौजवान है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डिसइंटीग्रेटेड ज़रूर है जी, और वो उसकी डिसइंटीग्रेशन की रीजंस हैं। एक तो उस प्रोपेगेंडा से जो मुसलसल उसके दिमाग में पिछले कई सालों से डाला गया है, उसमें अनपैरेलल डेवलपमेंट को बताया गया है, उसकी महरूमी को बताया गया है। अनपैरेलल डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान का इशू है, बलूचिस्तान का नहीं है। फिर जब गवर्नेंस के मॉडल हैं जो इतने पुअर मॉडल जो है वो अडॉप्ट किए गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि बलूचिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जो 200 बिलियन रुपीस हैं जो हम 43% ऑफ पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं, कभी वो स्पेंड नहीं हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 90% प्लस उसकी स्पेंडिंग कर चुके हैं। इसी तरह हमारे स्कूल्स हैं। आप स्कूल्स का अंदाजा लगाएं, 3200 स्कूल्स हमने बंद स्कूल्स खुलवाए हैं। That's a big number. Yes, it is. 3200 यानी बंद स्कूल के स्कूल एग्जिस्ट करते हैं, बिल्डिंग है, उस्तादों को तनख्वाहें जा रही हैं और वो बंद पड़े। दो रीजंस की वजह से बंद थी। एक तो ये थी कि या तो उस्ताद वहां पर भर्ती नहीं हुआ, बाकी अमला भर्ती हुआ है। दूसरा ये हुआ कि उस्ताद हैबिचुअल एब्सेंट है। हैबिचुअल जो टीचर्स थे उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। नई भर्ती की गई है जिसमें 100% मेरिट अडॉप्ट किया गया, 100%। ये 3200 अक्रॉस बलूचिस्तान, अक्रॉस बलूचिस्तान वी हैव 15,000 टोटल नंबर ऑफ स्कूल। और एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे था जिसमें आपने जी, मैं अभी पशीन गया वहां पर जलसा करने के लिए। वहां पर मुझे पता चला एक तहसील में 73 स्कूल्स थे, तो मुझे वहां उन लोगों ने बताया कि जी 72 जो है वो खुल गए, एक नहीं खुला। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा आई एम नॉट गोइंग बैक टू क्वेटा। आप ये 73rd स्कूल खोलेंगे तो आई विल गो बैक। वो स्कूल उस दिन खुला और फिर आई वेंट टू। ये जो 3200 स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं, इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? हो सकता है अभी भी वो बंद हो। नहीं, इट इज डॉक्यूमेंटेड और रोजाना हमारे पास फीड आती है, रोजाना की तस्वीरें आती हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स दौरे कर रहे हैं। मैंने फिर लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको अख्तियार दिया है, वो विजिट कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंटेड बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपका अगर कोई टीम आना चाहे भी विजिट करा। ठीक है सरफराज साहब, मुझे एक बात बताएं। एक बात बार बार आप करते हैं कि इंटेलिजेंसिया जो है वो थोड़ी सी मिसलेड है पाकिस्तान की ओवरऑल, और फिर वो कि जी आप उसमें पड़ जाते हैं कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, हुकूक की जंग है, मिसिंग पर्सनस हैं। अब आप बताएं कि कैसे इंटेलिजेंसिया जो है मिसलेड है, इसमें हकायक क्या हैं और गैर हकायक क्या है? मिसिंग पर्सन एग्जिस्ट नहीं करते। देखिए, बलूचिस्तान के केस में आदिल फ्रॉम द डे फर्स्ट 1948 से एक मनगढ़ंत कहानी खड़ी गई है और हमारी इंटेलिजेंसिया का, मैं इधर के पंजाब की इंटेलिजेंसिया को कसूरवार नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ ये जो हमारे लेफ्टिस्ट दोस्त उनको कहें या प्रोग्रेसिव दोस्त कहें, उन्होंने एक मखसूस किस्म का बयानिया कुछ मखसूस लोगों से सुना बलूचिस्तान के बारे में। वो 3-4 लोग थे, उसी ऐनक से आज तक बलूचिस्तान को देखा जाता है कि ये जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत कहानी है बलूचिस्तान के अंदर, वो स्टोरी टेलिंग ही नहीं हुई। अब जब आकर स्टोरी टेलिंग हो रही है, भाई हम रियलिटी बता रहे हैं कि रियलिटी क्या है, बलूचिस्तान में ये राइट्स की जंग नहीं है, ये प्योरली टेररिज्म है और सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। वो बलूच आइडेंटिटी पे एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं और वायलेंस के जोर पे बनाना चाहते हैं। और हम यहाँ पर पूरी इंटेलिजेंसिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो न्यूज़ रूम में बैठ के भी कुछ लोग कर रहे हैं, अखबारात में भी बैठ के कुछ लोग कर रहे हैं और पब्लिक के जलसों में भी कुछ लोग कर रहे हैं। अब उनकी पॉलिटिक्स इसी बुनियाद पर है कि अगर महरूमी की बातें खत्म हो जाए, बलूचिस्तान डेवलप हो जाए, तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। ये जरूर है कि जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। बट यार आप फाटा में जाके देखें, आप जाके साउथ पंजाब में देख लें, आप बाकी जगहों पर देख लें, सिंध में देख लें। अब ये तो नहीं हो सकता जो डेवलपमेंट कराची में है वो क्या सखर में है, जो सखर में है क्या वो टेल में, जैकबाबाद या कश्मीर में है, जो लाहौर में है क्या वो नीचे गुजरांवाला में है, इवन नहीं है। जिधर मेरा और आपका स्टूडियो है इससे कोई 10 किलोमीटर दूर चले जाए वहां पर वो डेवलपमेंट है। सो क्या इसका मतलब है लोग वायलेंट हो जाए? क्या लोग जाके बच्चे मारना शुरू कर दें, औरतें मारना शुरू कर दें, लोगों को अगवा कर दें, बसों से उतार के लोगों की किलिंग शुरू कर दें? वैसे
ये बच्चे और औरतें मारना जो है, देखिए आप भी एक ज़माने में मिसिंग पर्सन्स भी थे और ये जद्दोजहद आप भी लड़ चुके हैं, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ जो भी उसकी वजूहत थी, मेन स्ट्रीम में आके जो अचीव किया बलूचिस्तान के लिए वो उस तरफ रह के नहीं कर सकते थे। अब मुझे आप ये बताएं कि उस वक्त एक बलोच की वैल्यूज़ होती हैं, बच्चों और औरतों को इवन आप दुश्मनों की भी स्पेयर करते हैं, ये कौन से बलोच हैं? बिल्कुल बलोच नहीं है, इनकी बलोचियत पे लानत भेजता हूँ मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि दहशतगर्द का कोई कौम कबीला नहीं है। दहशतगर्द होता है, ये कोई बलोच कोई पंजाबी नहीं मार रहा, ये कोई बलोच बच्चे नहीं मार रहा है, ये टेररिस्ट दहशतगर्द रॉ की प्रॉक्सीज, रॉ फंडेड लश्कर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं। इसको बिल्कुल कौमियत के साथ ना जोड़ा जाए। ये जब ये कहते हैं हम इसको कौमियत के साथ जोड़ते हैं, दुख जो है ना वो ये एक इंटेलिजेंशिया कंफ्यूज का है कि वायलेंस जो रिलीजन के नाम पर है उसको तो सारे लोग मिलके उसको टेररिज्म भी कहते हैं। और उस उधर अब मिसिंग पर्सन्स की आपने बात की, क्या केपी में लोग मिसिंग नहीं है? काफी। तो उसकी कोई बात क्यों नहीं करता है? ये बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक बंदा भी मिसिंग है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। ख्याल में मिसिंग पर्सन की तादाद कितनी होगी? देखिए मैं आपको बताता हूं, आप चीफ मिनिस्टर हैं जी, मैं आपको सारी डिटेल तो इस सब्जेक्ट पे जरा खुल के बात कर लें, खुल के बात करें। देखिए ये बताइए कि सेल्फ डिसअपीयरेंस में, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस में देयर इज अ डिफरेंस। सेल्फ डिसअपीयरेंस ऐसे केसेस जो कि बीएलए में है, जब मारे जाते हैं पता चलता है। बीएलए की लिस्ट नहीं आएगी कि कौन लोग बीएलए में है, तो कैसे पता चलेगा कि लोग कहां हैं? लोग अपने घरों से तो मिसिंग हैं, जो बीएलए के कैंप्स में, जो डिफरेंट बीआरए के कैंप्स में, जो घर वालों से राब्ता नहीं है, घर वालों से राब्ता नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो आके कहते हैं कि जी हमारा राब्ता नहीं है। ऐसी एग्जांपल्स हैं कि दुबई से बच्चा आया है, उसके बाद वो गुम हुआ है और इल्जाम फौरन हम एस्टेब्लिश कर, ये एस्टेब्लिश करना कि किसने उनको डिसअपेयर किया है, ये किसका काम है? ये खुद ही लोग जज बन जाते हैं, खुद ही लोग वकील बन जाते हैं, ये इस किस्म का एक माहौल बनाते हैं, रियासत के खिलाफ उसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल करते हैं। और वो बच्चा बाद में एक सुसाइड अटैक में मारा गया, खुद को हमला किया उसने। अच्छा। और उसके पेरेंट्स आके इधर फिर रहे होते थे कि उसको उनको पता ही नहीं था। सो कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट डाइसी, काउंट डाइसी, और फिर बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन, रीजन में लोग मिसिंग नहीं है, वर्ल्ड में लोग मिसिंग नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स क्यों एजेंडा है कुछ मखसूस लोगों ये तो हमने सेल्फ डिसअपीयरेंस को आपने डिस्क्राइब कर लिया। अब आगे दूसरी तरफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। अब कौन एस्टैब्लिश करेगा? उसके लिए रियासत ने एक मैकेनिज्म बनाया, वर्ल्ड ने भी एक मैकेनिज्म बनाया, यूएन का एक वो है पूरा क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस तभी डिक्लेयर होता है कि जब आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे। फॉर दैट रियासत ने एक इदारा बनाया है, उस इदारे में एक कमीशन बना है, उस कमीशन ने 80% केसेस रिजॉल्व किए हैं मिसिंग पर्सन्स के। तो वो एक कमीशन ऑलरेडी रियासत बना चुकी है, हुकूमत बना चुकी है, उस पर वो काम कर रही है। और फिर ये एस्टैब्लिश करना कि ये किसने इन्फोर्स डिसअपेयर किए, हु विल एस्टैब्लिश दैट? क्या मेरे पास और आपके पास अख्तियार है? नहीं वो है, लेकिन जब आप हम बैठे स्टूडियो में बैठ के तासुर ये देते हैं, इन्फोर्स डिसअपेयर करती हैं, आप तो ये नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। देखिए तासुर हम ये देते हैं कि शायद रियासती इदारे करते हैं जी, तासुर आम तासुर हम ये देते हैं, लेकिन उसके एस्टैब्लिश करने का कोई तरीकाकार है, कोई मैकेनिज्म है, बैठे बैठे तो नहीं किया जा सकता। सो मिसिंग पर्सन्स का एक इशू है, उसके लिए लॉ मेकिंग गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पहली दफा कर रही है। हम अपने टेररिज्म का जो हमारा एक्ट है उस एक्ट को हम अमेंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेंटर्स बना रहे हैं, जैसे केपी में बने थे उसी तर्ज पे हम सेंटर्स बना रहे हैं। अगर रियासती इदारों को किसी को गिरफ्तार करना वो हुआ तो उसको एक पुलिस डिपार्टमेंट का सिविल अफसर जो है वो हेड करने जा रहा है, वो वहाँ पर उसकी इंटरोगेशन होगी, वो मजिस्ट्रेट के सामने होगा, फैमिली से मिल सकता है। हमें किसको शौक है? रियासत को कब से शौक चढ़ा लोगों को मिसिंग करने का? रियासत को क्या जरूरत है लोगों को मिसिंग करने की? लेकिन उनका तो गिला वो तो कह रहे हैं हजारों में। बड़ा दुख ये है कि इस वक्त ज्यादा फिक्रमंद इस बात पे होना चाहिए कि रियासत ये लड़ाई जो है वो लड़ ले, इन बच्चों के कातलों से लड़ ले, इन बच्चों के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, वो लोग जो पाकिस्तान को केक की तरह काटना चाहते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। और इस वक्त डिबेट को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए या एक लेजिटिमेसी देने के लिए उस वायलेंस को ये सारी बातें की जाती है, उनको प्रोपेगेंडा टूल। अच्छा वज़ीर आला साहब ये बताएं, जब हम ये कहते हैं कि ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं और ये इंडिया सब कुछ करवा रहा है, तो ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है? ये वाय अफगानिस्तान हो रहा है, वाय दुबई हो रहा है, वाय डिफरेंट चैनल्स हो रहा है?
क्योंकि खबरें ये भी आई हैं कि बीएलए के जख्मी जो है इलाज भी इंडिया में करवा रहे हैं। आदिल, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मैं तो उन लोगों में से हूं जो आपके साथ प्रोग्राम जब आप बीबीसी में थे तब से ये कह रहा हूं। जी मुझे याद है। अच्छा, मैं उस वक्त भी होम मिनिस्टर था, तो रियासत के पास सॉलिड एविडेंसेस और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस दोनों मौजूद है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो मैं माल्टा का नाम क्यों नहीं लेता, मैं किसी और मुल्क का जो, बल्कि वो बीबीसी वो के डेज का एक चैलेंज भी आप खुद ही सुना देंगे, क्या हुआ था वो आप बताइएगा, क्योंकि आपने कहा था हरब्यार मरी साहब के साथ आपका एक लाइव प्रोग्राम करते हैं जी। मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और आपने मुझे कहा था कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो शायद हरब्यार मरी साहब ये कह रहे थे, लेकिन एंड में भागा कौन वो आपको पता है। मैं आज भी अपने ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं आज भी ये कहता हूं कि मैं हेल्दी डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि हम इस तरह की एक डिबेट करें कि इस पे बलूचिस्तान के सारे इश्यूज जो हैं, लेकिन दहशतगर्दों के साथ डिबेट ना करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ एक डिबेट होनी चाहिए कि बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो बलोच नेशनलिज्म के नाम पर पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन जिन्होंने बंदूक उठाई है उनसे कोई बात नहीं, उनसे नहीं ना, नहीं मतलब नहीं no if and buts, it is matter of my state. They want to break and cut my state like a cake. And through violence they are killing my innocent children. Why should I talk to them? अच्छा, आप वो इंडिया वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जो इंडिया वाला था। देखिए, अब हमारे पास जो एविडेंसेस हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने डोजियस दिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डोजियस दिए, सारे के सारे सबूत जो हैं वो मौजूद हैं इंडियन इन्वॉल्वमेंट के। अभी जैसे ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले मैं एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल से मिला और उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि जो अजय देवल है वो कोई प्लान कर रहा है कि बलूचिस्तान में वो कोई बड़ा अटैक करना चाहते हैं और अपने प्रॉक्सीज के थ्रू करना चाहते हैं। वो टीटीपी हो, वो बीएलए हो, वो ये जो भी हो, इन सब की नानी एक है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद कहीं और कोई भाग होगा, लेकिन उन्होंने बच्चों को चुन लिया। अंदाजा लगाएं कि उनकी दुश्मनी आके बच्चों तक पहुंच गई कि बच्चे चुन लिए उन्होंने। सो वी हैव ऑल द एविडेंसेस, बट दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म जिस पर हम उन एविडेंसेस को डिस्कस करें। वो यकीनन फॉरेन ऑफिस का काम है, वो एप्रोप्रिएट फोरम्स पे वो चीज़ डिस्कस भी कर रहे होंगे और वर्ल्ड को बता भी रहे होंगे। नहीं, लेकिन एक होता है ना वज़ीर आला साहब, ये पूछा जाता है कि जिस तरह पहलगाम में वाक़या हुआ तो विद इन 10 मिनट्स इल्ज़ाम उनके मीडिया ने पाकिस्तान पर लगा दिया। जब ये वाक़या होता है बच्चों वाला तो हम कह देते हैं कि जी इंडियन स्पॉन्सर्ड है, और ये अब से हम नहीं कह रहे, ये 2-3 सालों से हम कह रहे हैं। तो इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा मैं पूछना, इवन फॉर द व्यूअर्स, कि हमारे पास कितने कंक्रीट सबूत हैं, एविडेंस हैं। मैंने आपसे कहा शायद आप 2 साल से कह रहे हैं, मैं 15 साल से ये कह रहा हूँ। मैं फ्रॉम द डे फर्स्ट ये कह रहा हूँ, बिकॉज मुझे डे फर्स्ट से मैं कबायली आदमी भी हूँ, मुझे डे फर्स्ट से पता है कि ये किस तरीके से इतना बड़ा यूरोप में लग्जरियस लाइफ लोग गुजारे, इनकी लीडरशिप, ये कहाँ है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये जो इतने बड़े लश्कर चल रहे हैं, इनके पास वेल इक्विप्ड हैं और ट्रेनिंग है, वेपन्स हैं, ये सारा कुछ कौन चला रहा है। अब रियासत के पास तो सॉलिड एविडेंसेस भी मौजूद हैं, जिसमें फोन टेप्स है, जिसमें विजुअल है, जिसमें पिक्टोरियल एविडेंसेस है, जिसमें और इससे ज़्यादा और पाकिस्तान के व्यूअर्स को या दुनिया के व्यूअर्स को क्या सबूत चाहिए कि ये पिकनिक मनाने आया हुआ था जो इंडियन हाजिर सर्विस था कलभूषण यादव, वो किस लिए आया था यहाँ पर? वो न सिर्फ ट्रेनिंग देने आया था बल्कि इक्विप्ड करने आया था, सब कुछ उसने कन्फेस किया आपके सामने। व्हाट एल्स? और आपको कौन सा एविडेंस चाहिए? और फिर अब रियासत ने ये एविडेंस दुनिया को दिखाए हैं, ये डोजियर्स के तौर पे शेयर हुए हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इतना सा भी डाउट किसी के दिमाग में होना चाहिए कि दिस इज प्योरली एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान और बाय रॉ, देयर इज नो अदर थॉट्स इन इट। सीएम साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती हमारे साथ मौजूद हैं। बुख्ती साहब, बड़ी तफसीलन आपसे बात हो रही है, कुछ चीज़ें जो हैं वो पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं। एक आपसे दूसरी चीज़ समझनी है कि ये जो बीएलए और खवारिज हैं, टीटीपी हैं, क्या ये वाकई आपस में इनका एक कंसोर्शियम जिसे हम कहते हैं, आपस में ग्रुप हो चुके हैं और आपस में? देखिए, बलूचिस्तान के केस में बड़े अरसे से हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमारी इन्वेस्टिगेशंस में बाद में हमें पता चला कि ये वाक़या फितनातुल हिंदुस्तान इनको कहें, इनको बीएलए ना कहें, ये बलोच लिबरेशन, बलोच का लफ्ज़ निकाल लें, ये फितनातुल हिंदुस्तान है,
ये उनके कहने पे हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं, करते ये हैं और कबूल कोई और करता है। बसा औकात हमने देखा कि ऐसे वाक़यात हुए जो बाद में दाइश ने कबूल किए, जबकि वो वाक़यात दाइश ने नहीं किए थे, इन लोगों ने किए थे। सो ये बिल्कुल उनका कंसोशियम है, वो इकट्ठे हैं और मकसद सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और बलूचिस्तान इज़ द बैटल फील्ड एंड KP इज़ द बैटल फील्ड। बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज़ हैं और देयर आर मैनी मैनी अदर रीजंस एज वेल जो जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अच्छा, जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, जब आज ईवान सदर में हमारी मिलिट्री क़यादत से बात हो रही थी तो उनसे एक बात हुई कि ये नाम किस तरह से, तो उन्होंने कहा कि जब हम पर अटैक हुआ तो एयर जो चीफ थे उनसे जब पूछा गया कि हमने कैसे डिफेंड किया, और तो उन्होंने कहा कि हमने एक लाइन में एक ऐसा हिसार बना दिया था, तो वहाँ से ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार। क्या ये सीसा पिलाई हुई दीवार जो है ये बलूचिस्तान में बनते देख रहे हैं आप? क्योंकि ये मामला पिछले 10-15 सालों से जारी है और सर्ज इसमें आ रहा है। देखिए, बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना है। मुझे नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान जो है वो इंशाल्लाह पीस की तरफ लौटेगा। ये जो सर्ज आपको नज़र आ रही है ना, ये हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है। ये जब गोरिल्ला वॉरफेयर होती है ना, ये टैक्टिक्स होते हैं। कभी आप इस पेंडुलम को इस तरफ देखते हैं बिल्कुल राइज पे, कभी आप इसको इस तरफ देखते हैं बिल्कुल राइज पे, कभी ये नॉर्मल होता है। और हमारी रियासत से जो गलतियाँ होती हैं, लेट्स एडमिट देम, इम्पीचमेंट की हमने दहशतगर्दों को छोड़ा। हमने देखा माजी की जो हुक्मरान थे उन्होंने दहशतगर्दों को, जैसे TTP की सूरत में इधर अपीजमेंट आपको नजर आई, उसका जिक्र तो सब करते हैं। यही अपीजमेंट BLA के लिए थी, ये अपीजमेंट BRA के लिए थी, ये अपीजमेंट BLF के लिए ये वफाक की तरफ से थी या सूबे में जो हुक्मरान थे उनकी तरफ? वफाक की तरफ से थी, यकीनन वफाक की तरफ से ये पॉलिसी आ रही थी और उस वक्त की जो लीडरशिप थी, यानी वो अंग्रेजी में हम कहते हैं टर्निंग अ ब्लाइंड आई। यस, और उससे ये होता है कि वो जब आप उनको स्पेस देते हैं, गोरेलास को, गोरेला वॉरफेयर को, ये तो अब वो अपनी स्पेस फिर ऑक्यूपाई करते हैं, वो रीग्रुप होते हैं, रीस्ट्रेंथन होते हैं, जो वीक हो चुके होते हैं, ऑलमोस्ट वो डिसमेंटल होने के करीब होते हैं, तो अचानक से आप अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं और उस पॉलिसी का नुकसान फिर आपको होता है। दिस टाइम द चेंज इज द फर्मनेस इन वो जो मैंने देखा है फील्ड मार्शल का, आई गेस दैट विल ब्रिंग द चेंज इन बलूचिस्तान। अच्छा, आपसे हमने इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जब आप CM बने थे, आपसे जब इंटरव्यू किया था, उस वक्त आपका एक गिला था रियासत से, और वो ये था कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, हमें कार्रवाई करनी चाहिए, हमें फोर्सफुली जवाब देना होगा, काइनेटिक ऑपरेशन शुरू करना होगा, वाइड स्केल पे करना होगा। लेकिन दरमियान में भी मुझे पता है बहुत सी वजूहात की वजह से कि वो नहीं हो पाया और आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। वेयर डू यू स्टैंड टुडे? देखिए, मेरा ये मानना है कि रियासत ने, ये जो कहते हैं ना कि हम बहुत सारी जगह पर आपने आर्गूमेंट सुना होगा कि जी रियासत 70 सालों से ताकत का इस्तेमाल करिए। रियासत ने ताकत का इस्तेमाल बलूचिस्तान में किया कब है? कब सवात की तर्ज का ऑपरेशन हुआ है कि लोगों को माइग्रेट करके निकाला गया और वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन करके क्लियर किया गया? हम नी जर्क रिस्पॉन्सेज देते हैं और ये नी जर्क रिस्पॉन्सेज रियासत के जो हैं वो ख़तरनाक हैं। हमें प्रॉपर प्लान करके, जो अब मुझे नज़र आ रहा है, जो चेंज नज़र आ रहा है, वेयर डू आई स्टैंड, नंबर 1, 2 चीज़ें मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। एक तो ये जो पूरी सोसाइटी है उनको पता चल गया है कि ये जो फितरतुल हिंदुस्तान है, ये सारे लोग जो है वो एक है। वायलेंस को अब ड्यूल माइंडसेट से नेशन बाय लार्ज नहीं देखती। अभी भी कुछ एक सेगमेंट सोसाइटी का है जो शायद ऐसा सोचती है, लेकिन बाय लार्ज ऐसी नहीं है। वो एक पॉजिटिव चेंज है। सेकंड चेंज जो मुझे नज़र आया है वो मिलिट्री लीडरशिप के अंदर नज़र आया है कि वो फर्मनेस जो नज़र आई है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। इससे पहले नहीं थी वो? मुझे बसा औकात कभी कभार नहीं लगती थी, ऑन टू बी वेरी ऑनेस्ट। बसा औकात लोग जाने वालों पे इस तरह के कमेंट करते हैं, मुनासिब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मैं पब्लिकली ये बात पहले से भी करता आया हूँ, तो मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ कि अब मुझे नज़र आता है कि वो फर्मनेस है, वो अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, हमारी मिलिट्री भी तो हम में से है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी तो हम में से है। जब सारे लोग उनको जाके इस बात पे कंफ्यूज करते हैं कि जी ये बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा, डायलॉग से हल होगा, ताकत का इस्तेमाल, ओ भाई किससे करें बातचीत? आइए पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं, आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करनी आ जाए कर लेते हैं, मेरिटोक्रेसी पे करनी आ जाए कर लेते हैं, फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे करनी आ जाए कर लेते हैं, इस पर आ जाए बात कर लेते हैं। अब जो बंदे जो बच्चों के कातिल हैं, जो बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, उनका मुकद्दस खून बह रहे हैं, उनके साथ कौन बात करेगा?
और हम क्यों कंफ्यूज करते अपने फाइटिंग आर्म को? फाइटिंग आर्म को कंफ्यूज किसने किया? हम पॉलिटिशियंस ने किए, हम इंटेलिजेंशिया ने किया। और फिर एक और बात आदिल साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं आज तक समझ पाया हूँ, मैं ये समझ पाया हूँ कि चाहे हमारी मरकजी हुकूमतें रहीं, चाहे हमारी सूबाई हुकूमतें रहीं, हमने बलूचिस्तान की इस लड़ाई को हमेशा से डाइवोर्स किए रखा है। ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है, ये सूबाई हुकूमत ने भी लड़नी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी लड़नी है, पुलिस ने भी लड़नी है, मीडिया ने भी लड़नी है, जुडिशरी ने भी लड़नी है, इंटेलिजेंशिया ने भी लड़नी है। ये सिर्फ फौज और दहशतगर्दों के दरमियान लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को ऑन करना पड़ेगा। फॉर दैट पहली दफ़ा बलूचिस्तान हुकूमत में अल्लाह के फजल से वहाँ पर हमने सेल बनाया है जो एंटी सबवर्जन सेल है। एक लॉफेयर है, एक वॉरफेयर है। वॉरफेयर का काम तो सिक्योरिटी फोर्सेस का है, लॉफेयर का काम तो मेरा है ना, वो काम तो मैंने करना है ना, वो तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने करना है। हम लॉफेयर में अल्लाह के फजल से बहुत आगे तक निकल चुके हैं और हम इसको और इन्हांस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, सो दैट एक इंस्टीट्यूशन बिल्ट हो कि जो सबवर्जन अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसको कंट्रोल किया जा सके, डिसइंटीग्रेटेड यूथ है उसको साथ मिलाया जा सके, मेरिटोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके, करप्शन को रोका जा सके, सो दैट जो आम नौजवान, जो आम बलूचिस्तान है, उसका जो स्टेट की तरफ जो मिसट्रस्ट है उसको कम से कम किया जाए और उसके साथ बात की जाए, यूनिवर्सिटी के बच्चे के साथ बार बार डायलॉग किया जाए। जो 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 वायलेंट है, जो वायलेंस कर रहे हैं, उनका तो इलाज एक ही है। अच्छा, हमने तकरीबन हर एक एंगल पे बात की। एक और एंगल, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बलूचिस्तान नेशनल, सरदार अख्तर जान है या मालिक बलोच साहब हैं, ऐसे लोग जो हैं, उनसे बात हो सकती है? उनके जो गिले हैं, रोज़ाना बात होती है। अच्छा, बात हो भी सकती है, रोज़ाना बात होती है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जब वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए तब भी आए, आर्मी चीफ आए तब भी आए। मेरे साथ भी उनका एक बहुत ही एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता है और हमारी उनकी पार्टी के साथ एक डॉक्टर मालिक बलोच की बात, डॉक्टर मालिक बलोच की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक सरदार अख्तर जान मेंगल साहब का सवाल है कि वज़ीर आज़म आए और उनको इन्विटेशन हुई, वो नहीं आए, और हमने कई दफ़ा उनकी पार्टी को इनवाइट किया कि आप आएँ, डायलॉग का हिस्सा बने, वो नहीं आए। और मेरी तो शुनीद ये है या मेरी इतला ये है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लें, कि वो तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जब वज़ीर आला थे तब उनके साथ भी उन्होंने, डॉक्टर साहब गए थे एक दफ़ा उनसे मिलने, लेकिन वो कभी मिलने नहीं आए। उनके लिए तो शर्त ये है कि वो खुद CM हाउस में बैठे हों तो शायद डायलॉग करें किसी के साथ। ये आप सरदार साहब की बात हाँ, जी, लेकिन अख्तर जान साहब ने तो अपनी सीट तक छोड़ दी है, क्या है कि जी ये पार्लिमान अब नहीं। कौन सी सीट छोड़ी है? नेशनल असेंबली की ही स्टिल है, मैंने नहीं छोड़ी। नेशनल असेंबली का जो लॉजेस है वो आज तक उसी तरह है और उनके पास है। नेशनल असेंबली की सीट वैकेंट होती तो मैं इलेक्शन करा लेता। बलूचिस्तान की एक सीट वैकेंट, उन्होंने जो रिजाइन दिया था, तो रिजाइन की एक्सेप्टेंस तक उसको रिजाइन नहीं कहा जाता। तो रिजाइन एक्सेप्ट होगा, वो सीट खाली होगी, उस पर नए इलेक्शन होंगे तो तब बात होगी ना। ये तो स्पीकर साहब ने अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, तो उनको चाहिए कि वो स्पीकर साहब पर जोर दें कि वो उनका इस्तीफा मंजूर करें। और लॉजेस आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक, मेरी इतला ये है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन असेंबली के इजलास में जो है वो नहीं आ रहे। असेंबली के इजलास में नहीं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा सरफराज साहब, जो इंडिया पाकिस्तान वाला मामला है, उसमें जब ये तकरीब आज ख़त्म हुई तो उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिलिट्री क़यादत से जो है वो हुई बातचीत, वहाँ पर एक सेंटेंस ये आया कि जब हम दुनिया को हमने कहा कि हम जवाब देंगे, आपको पता लगेगा, लेकिन हमने जवाब दिया, दुनिया को पता लगा, लेकिन वो जवाब नहीं दिया जो हम दे सकते थे, क्योंकि हम अपने दुश्मन को भी शर्मिंदा नहीं करते। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि उसको जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब मुकम्मल तौर पे मिला है उसको। ठीक, बड़ी बात यह है कि एक तो ये था कि पिछले कोई 30-40 साल से उन्होंने अपना एक एरोगेंस का लेवल बहुत ऊंचा कर दिया था और वो समझ रहे थे कि रीजन में जो हमारी मिलिट्री माइट है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, या जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि उनका ये ख्याल था कि हमने ये जो 2 नेशन थ्योरी है इसको जाके खलीज बंगाल में फेंक दिए और इसको ख़त्म कर दिया। तो ये तीनों चीज़ें रिवाइव हो गई। गरूर तकब्बुर उसका टूटा, टेक्नोलॉजी उसकी गई, राफेल उसके नीचे गए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसका तबाह हो गया। जहाँ जहाँ हमने स्ट्राइक्स करनी थी वहाँ हमने स्ट्राइक की। तो मेरा ख्याल है बड़ा बेहतरीन जवाब था। और अच्छा, एक चीज़ दूसरी भी आज कंफर्म हो गई है, अगेन मिलिट्री की आदत, वो ये कि सीज फायर के लिए इंडिया ने अमेरिका को कहा
और फिर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया। इस वक्त तो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन आज कंफर्म हो गया है कि हमने किसी को नहीं अप्रोच किया सीज़फायर के लिए। प्रेसिडेंट बुश खुद बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, तो कैसे अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जी, बात इतनी है कि जब सफेद झंडे लहराना शुरू कर दें, डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे, तो जब ये सफेद झंडे लहराना शुरू कर दे तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि भाई मेरे पे मेहरबानी करो। तो ये बात अब दुनिया को पता चल गई है, जो सुबह की होनी थी उसकी हो गई है। अब उसका ये जो रिस्पॉन्स है ना, इसको अंडरस्टैंड करें। जब वो ये गिदड़ भपकी कहता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर वो बच्चों पे चल रहा है, वो मासूम बच्चों के खून के साथ होली खेली जा रही है। अब उनका जो रिस्पॉन्स है वो ये रिस्पॉन्स है जो उनकी प्रॉक्सीज जो है यहाँ पर कर रही है। और उन प्रॉक्सीज के लिए मेरी सिर्फ पाकिस्तानी कौम से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा उनके लिए यहाँ पर जो एक लेजिटिमेसी मुझे नज़र आती है बाकी पाकिस्तान में, इसको दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से सोचना शुरू। सरफराज साहब चंद मिनट रह गए, लेकिन एक कुछ सी ब्रेक लेनी है, फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान से गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती हमारे साथ मौजूद है। बुख्ती साहब, कल साबिक वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब हमारे प्रोग्राम में थे, बल्कि आपने मुझे उधर खुद बताया कि आप शो वो देख रहे थे जो उन्होंने बातें की उस तकरीब के दौरान। उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा कि उसके बाद मैं सवाल करते हुए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके बाद उनसे क्या पूछूं। उन्होंने कहा कि वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन, क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी जो कि अब उसका मज़ीद हमारे पास कोई वो नहीं है, वी हैव टू गो आफ्टर देम एंड दैट्स इट, इनफ इज़ इनफ। क्या जवाब देंगे? नो डाउट इन इट के हमें अपने एक एक बच्चे का, एक एक शहरी का दिफा करना हम पर फ़र्ज़ है, उसकी जान का, उसकी माल का, उसकी इज़्ज़त का। बट आप ये देखें कि इस पे भी कोई शक नहीं है कि जो वो कह रहे थे वो ये नहीं कह रहे थे कि कोई नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस इस दफ़ा हुई है। वो ओवरऑल जो मैं समझाऊँ, प्रोग्राम पूरा मैंने आपका देखा है, जो मैं समझाऊँ वो ये कह रहे थे कि फॉर लास्ट मैनी ईयर्स नेग्लिजेंस, हमारी क्रिमिनल नेग्लिजेंस ये है कि जो मैं चीख चीख के कह रहा हूँ पिछले कई सालों से, काकड़ साहब खुद भी पिछले कई सालों से आप लोगों को समझा तक गए कि खुदा के लिए इन स्टूडियोज़ पे बैठ के इसको राइट्स की जंग ना डिक्लेयर करें, ये टेररिज्म है। आज तो ये बात साबित हो गई ना। तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात है कि जो पूरी टेररिज्म है, लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि कोई एक मिसिंग पर्सन भी नहीं है और बलूचिस्तान जन्नत है और वहां पे मैं ये नहीं कह रहा। मैं बिल्कुल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता है, लेकिन वी आर नॉट देयर एट वेयर वी शुड बी। ये एक स्लो प्रोसेस है, जर्नी है। देखिए माइंड उनके जो पोल्यूटेड हुए हैं उसको, वो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि वो पोल्यूशन जो माइंड की हुई है उसको वापस कैसे करना है। वी हैड अ प्लान। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो नेग्लिजेंस है, वो जो गोल्स हैं, अगर इसको कह दिया जाता है, मैंने कल एक टीवी शो में देखा, कोई एक एंकर कह रहे थे इंटेलिजेंस फेलियर या ये फेलियर। और भाई इंटेलिजेंस ने इधर ऐसी कार्रवाई की कि तुर्बत शहर में 250 किलो मवाद के साथ, 250 किलो एक्सप्लोजिव के साथ गाड़ी पकड़ी गई है। 250 किलो, 250 केजीज। तो दैट मीन्स पूरा शहर उड़ाने का प्लान था। सो इस तरह देयर आर सो मेनी ऐसी चीजें जो प्रीएम्प्टिव हुई हैं। 280 प्लस टेररिस्ट किल्ड इन ओनली 1 ईयर। सो दे आर डूइंग देयर वर्क, बट देयर इज समथिंग लाइक कि वहाँ पर मैंने पहले जैसे कहा कि ग्रे में ऑपरेट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर हमने इंटेलिजेंस को टूल्स क्या दिए हैं इस वॉर को लड़ने के लिए? तो ये कौम को सोचना पड़ेगा कि हमारे पास, उनके पास टूल्स क्या है, हमारे पास, हमने उनको वो इक्विप्ड करना है उस लड़ाई के लिए। अच्छा, एक तो हमारी फौज है, फिर उसके बाद जो बाकी फोर्सेस है हमारी, आर दे वेल इक्विप्ड फॉर दिस बैटल? क्योंकि वो तो मॉडर्न, उनके पास जो M4 और नाइट विजन गॉगल, और देखें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी गैजेटरी इंप्रूव की है जो यूएस विड्रॉल के बाद उनको मिला है, बट वी आर मच कैपेबल देन देम। दे इवन कांट थिंक ऑफ दैट कि व्हाट कैपेसिटी वी हैव। बट द इशू इज, द ओनली इशू इज द कंफ्यूजन अमंग द नेशन। वो कंफ्यूजन दूर होती नजर आ रही है। जंगें कौमें लड़ती हैं, फौजें थोड़ी लड़ती है। और ये फौज, इनके लिए मैं कहता हूँ फौज की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, दे आर इनफ फॉर देम। फौज का इस्तेमाल हर्ज नहीं है, बिकॉज ये हमारे पास टूल्स है। ये हमारी मर्जी है, हुकूमत की मर्जी है कि वो फौज इस्तेमाल करती है, लेवीज करती है, पुलिस करती है। कम से कम ये जो बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स हैं, इनकी ये कैपेसिटी नहीं है कि हमें आर्मी यूज़ करनी पड़े। हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, फ्रंटियर कोर, लेवी, CTD,
वी आर इनफ फॉर देम। ये ज़रूर है कि आपने एक सर्च देखा है, ये कम हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। रिस्पांस जब उनको मिलने लग जाएगा और अच्छा रिस्पांस मिलने लग जाएगा और वीक होंगे। आप देखें ना, पहले मैंने आपसे जैसे कहा कि पूरा 1.5-2 साल तो सिर्फ सड़कें, सारी शाहराहें बंद थी। अब क्यों नहीं कोई बंद करके दिखाए? जब हुकूमतें फैसला कर लेती हैं, जब रियासतें फैसला कर लेती हैं, और मैं तो अक्सर कहता हूँ, ये जो कहते हैं ना कि बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, मैंने असम्बली फ्लोर पे कहा है कि रियासत ने तो अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की। रियासत ऐसे लड़ती है जैसे 9 मई और 10 मई को लड़े हैं। अगर इस तरह लड़ाई शुरू कर दी तो इनका नाम निशान भी वहाँ नहीं रहेगा। आज भी मैं समझता हूँ कि हम ये जो स्मार्ट काइनेटिक की बात करें, उसकी वजह यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट करें। अच्छा, वज़ीर आला साहब, आप चूँकि आई नो फॉर द फैक्ट कि जरदारी साहब के साथ आपकी एक क्लोजनेस भी है और वो भी है, आज जब ये तकरीब ख़त्म हुई तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी तो थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं उनसे उस वक्त गुफ्तगू कर रहा था, तो जरदारी साहब ऐसे आए चले, उनसे मिले, तो फिर बिलावल ने उनको बताया कि ये पहले BBC में हुआ करते थे पूरा सारा, तो उन्होंने हाथ पकड़ के कहा, उन्होंने कहा कि अब आप लोग हमसे वो काम लें जो लेना चाहिए इस पाकिस्तान के लिए, हमने जो करना था वो कर लिया है, अब ये नौजवान नस्ल जो है, क्या मतलब हो सकता है इस सेंटेंस का? देखिए, मुझे बैकग्राउंड नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा है। जरदारी साहब एक बहुत ही मुदब्बिर सियासतदान है इस मुल्क के, और उनका जो तजर्बा है और बलूचिस्तान के बारे में जितनी उनकी नो हाउ है, वो खुद भी बलोच हैं, खुद भी बलोच हैं। हमें सब क्लैन, सब ट्राइब तक, शायद आप मेरे बेहतरीन दोस्तों में से, आपको मेरे सब ट्राइब का नहीं पता, उनको मेरे सब ट्राइब का भी पता है कि मैं बुकटियों में क्या हूँ और उससे नीचे क्या हूँ। तो उधर नहीं, मैं मसूरी बुकटी हूँ, तो इसका मतलब आप भी गलत हो गए। सो वो एक बहुत मुदब्बर सियासतदान है, और वो शायद उनका मकसद यही था कि आज मीडिया को कम से कम मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। इंडियन से ये लेसन लर्न करना चाहिए कि हमने हमेशा कंफ्यूज किस्म के लोग रहे हैं, वो अपनी रियासत के बारे में किस तरह। अच्छा, आपकी पीपल्स पार्टी जो है, अभी जरदारी साहब चूँकि बुज़ुर्ग हैं, बीमार भी अक्सर रहते हैं, फिर उन पे सदारत की जिम्मेदारियां भी हैं, क्या चेयरमैन बिलावल साहब ने जो है वो तकरीबन पार्टी के तमाम मामलात जो हैं वो टेक ओवर कर लिए हैं? क्योंकि एक इम्प्रेशन ये होता था कि फैसले जो हैं वो जरदारी साहब करते हैं। देखें, ये टेक ओवर का वर्ड तो मुनासिब वर्ड नहीं, मतलब ही इज द चेयरमैन और पार्टी के डिसीजंस में मुशावरत होती है, उसमें प्रेसिडेंट साहब से मशवरा होता है, उसमें पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा होता है। बीइंग चीफ मिनिस्टर, कितनी दफ़ा ऐसे एवेन्यूज़ आए हैं कि जहाँ पर चेयरमैन ने मुझे ऑन बोर्ड लिया है, मुझे ऑन बोर्ड लेने के बाद फिर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को ऑन बोर्ड लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे मेरा ख्याल है कि पार्टी में एक मुशावरती अमल जो है वो होता है, और जरदारी साहब ज़ाहिर है। और ये जो आपका एक स्टेटमेंट है कि बीमार रहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ठीक है। कोविड में भी मैं उनको मिलने गया और वो बिल्कुल हशाश बशाश थे कोविड के बावजूद। ठीक है, वीकनेस थी, नज़र आ रही थी, लेकिन वो इज़ ब्रेव इनफ और उनके अंदर वो विल पावर है कि वो 14 साल जेल काट के आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो ही इज़ फिट इनफ। और आज भी मैं लास्ट वीक भी मिला तो मैंने उनसे जब सेहत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा आई एम मोर फिट देन यू। तो ही इज़ फिट, विल पावर है उनकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐवान सदर से पर चाय छोड़कर सीधा हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, और मैं 20-25 मिनट बाद में आया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्तिताम से पहले ऐवान सदर में जब ये तकरीब हुई, फील्ड मार्शल को आसिम मुनीर को जो एजाज़ से नवाजा गया, उसके बाद मिलिट्री क़यादत से बड़ी कुछ अहम गुफ्तगू हुई, जिसमें एक बात तो ये थी कि हमने उन्हें कहा था कि जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी, और हमने जवाब दिया तो दुनिया देखेगी। और वहाँ पर एक सवाल ये भी हुआ कि ये नाम किसने रखा, कैसे रखा, तो वो हमने दौरान गुफ्तगू बता दिया कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5 इंडियन जेट्स गिरा दिए थे तो एयरफोर्स चीफ ने यह कहा कि वो बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हिसार था। तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि अब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इसका नाम रखा जाएगा। और उसके बाद ये भी कि जी ये तो सीज फायर है, आर्जी है। तो फिर जवाब मिलिट्री क़यादत का ये सामने आया कि वो दोबारा नहीं करेंगे, उन्होंने दोबारा करना होता तो वो सीज फायर ना करते। और ये भी कंफर्म हो चुका है कि इंडिया ने पहले वाशिंगटन यानी अमेरिका को, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अप्रोच किया, जिन्होंने
पाकिस्तानी क़यादत को अप्रोच किया और उसके बाद जो है वो सीज़ फायर जो है वो हुआ। और इसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वहाँ पर गुफ्तगू की। मेरा उनसे सवाल था कि क्या ये डेलीगेशन जो बाहर जा रहा है ये मुख्तलिफ सिमत में जाएगा, 2 डेलीगेशन होंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ, हो सकता है कि ये डेलीगेशन वाशिंगटन भी जाए, यूरोप भी जाए, हो सकता है ये डेलीगेशन जो है ये स्प्लिट भी हो जाए। लेकिन ख़बर आपको ये देते चलें कि जून के पहले हफ्ते में ये डेलीगेशन जो है बिलावल भुट्टो की सरबराही में अपना जो है वो सिफारती मिशन शुरू करेगा। एक दफ़ा फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का स्टूडियो तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।